So I have seen a lot of people being very confused with the different kinds of rates that is being used with respect to the bond valuation and all. So here we have to discuss, different rates में अपने लोग का क्या क्या differences है between all the different rates that you're using when you're studying bonds and bond valuation. So एक एक rate में क्या क्या difference है. You've got spot rate, forward rate, coupon rate, current yield, IRR, YTM, yield to call भी होता है, par rate होता है, discount rate भी कुछ बोलते हैं, interest rate बोलते हैं, market rate बोलते हैं. अब इतना सारा rate है तो obvious सा बात है, you need to understand exactly what rate stands for what. You should have a clarity with that. So only if you keep your concepts very clear, किसी भी टाइप का सम, बी इट CFA, बी इट FRM, बी इट SFM, CA फाइनल के लिए, बी इट एनी डिग्री, बी इट CCRA, बी इट काया, बी इट एनीथिंग एट ऑल, you will be able to crack your questions, crack your exams if your concepts are thorough. Finance is finance at the end of the day, right? So let's just discuss between the differences between all these rates. And एक और था, sorry, BEY, bond equivalent yield, BEY. So let's see what are the differences between all these rates. तो स्पेशली जब अपने बॉन्ड वैल्यूएशन करते हैं तो हाउ डज अ बॉन्ड वैल्यूएशन हैपन. टाइम 0 मतलब आज वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर टुडे, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, and let's say we are talking about a 10-year bond. We might be having 20, or if you want to keep it very very easy, let's keep it 10 itself. जनरली जो बॉन्ड्स होता है वो सेमी एनुअल बेसिस पे कूपन पे करता है, इंटरेस्ट रेट पे करता है. नॉर्मली जो आप लोग इंटरेस्ट रेट जिसको बोलते हो दैट इज नॉट टेक्निकली इंटरेस्ट रेट, दैट इज कूपन दैट यू आर पेइंग. सो लेट्स स्टार्ट विद वन रेट एट अ टाइम. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट द कूपन रेट वाला पार्ट, जो बॉन्ड का फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट करके जो निकालते हो, दैट गिव्स यू द कूपन अमाउंट जो आपको रेगुलर बेसिस पे अमाउंट मिल रहा है. सो कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू गिव्स यू द कूपन अमाउंट. फॉर इंडियन एग्जामिनेशन जनरली क्लास 11 एंड 12 में आप देखते थे तो आप इसको बहुत ही कैजुअली इंटरेस्ट बोल देते थे, दैट द इंटरेस्ट पेड ऑन अ बॉन्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन अ डिबेंचर. But technically उसको हम लोग इंटरेस्ट नहीं बोलते. The correct terminology would be using coupon. Coupon rate. Suppose a bond is paying 8%, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट अगर 14 है, मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या है ना, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई का रेगुलेशन, मार्केट फैक्टर्स एंड ऑल के हिसाब से द इंटरेस्ट रेट कीप्स ऑन चेंजिंग रेगुलरली. तो जो आपका कूपन रेट होता है वो चेंज नहीं होता. जो कूपन रेट, जो आप डिबेंचर का रेट फिक्स कर देते हो, आपको तो एवरी 6 मंथ्स पे वही रेट मिलेगा, करेक्ट. सो कूपन रेट डज नॉट चेंज. कूपन इज द अमाउंट, दैट फिक्स रेट जो आपको डिबेंचर पे या बॉन्ड पे रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, वी कॉल दैट एज कूपन रेट. नाउ कूपन रेट हमेशा स्टेटेड पर एनम बेसिस पे ही होता है. द पेमेंट माइट बी ऑन एन एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, कोई भी तरीके से. सो इफ आई से एन 8% कूपन रेट, इसका मतलब 8% इंटू फेस वैल्यू इज द कूपन अमाउंट दैट यू विल गेट पर एनम बेसिस पर. सो दैट इज, से सपोज 1000 का फेस वैल्यू लेते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू. तो 1000 इंटू 8% ₹80 या $80 जो भी आएगा. सो 80 is the coupon that you're going to be receiving on a per annum basis. अगर the bond is a semi-annual coupon pay bond, तो in that case 40-40 करके every 6 months मिलेगा. अगर quarterly होगा तो 20-20-20 करके every quarterly मिलेगा. But the rate is always going to be stated on a per annum basis. Coupon rate into face value is going to give you the coupon amount. So that is what your coupon rate is all about. Now when you're looking at the bond का valuation and all, तो bond का valuation में दो चीज बहुत अच्छे से समझिएगा. Now market price bond का जो भी होगा वो आप यहाँ पे पे करोगे एंड बदले में आपको कूपन एंड लास्ट में कूपन प्लस फेस वैल्यू मिलेगा. दैट इज व्हाट यू रिसीव. दीज आर योर कैश फ्लोज. हाँ, अगर आपका सेमी एनुअल बॉन्ड है तो आप या तो इसमें 0.5 ऐड करिए या फिर इसको 20 कर दीजिए. सो इफ यू मेक दैट 20, इट इज टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4. सो एवरी टाइम पीरियड इज 6 मंथ्स का गैप. या फिर 0 ईयर, 0.5 ईयर्स, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड हर एक में कूपन आएगा, लास्ट में कूपन प्लस फेस वैल्यू आएगा. आई होप दैट इज फाइन विथ यू. सेमी एनुअल, एनुअल. नाउ when you equate the market price with all these coupons and back calculate the internal rate of return, internally generated rate of return, IRR क्या होता है? IRR is basically when you equate the present value of inflows and outflows together and you back calculate the rate, that rate is known as IRR, internally generated rate of return. PV of outflow is the market price that you're paying today, and the PV of inflows will be the coupons and the face value that you'll be receiving in the future because you're purchasing this bond. When you're equating the market price of the bond with respect to the future cash flows, what you get is the IRR. So वो market price bond का value is equal to coupon by 1 plus R, coupon by 1 plus R square, 1 plus R cube, dot dot dot, last में 1 plus R to the power n. That R that you're back calculating is known as IRR. That R that you're calculating, back calculating, is known as IRR, internally generated rate of return. So that is basically PV inflow equals to outflow करोगे and उससे आपका IRR निकल के आएगा. Now when you're looking at the IRR वाला part, in case of a bond, only in case of bonds or debentures, fixed income securities, we can call this IRR as yield to maturity, YTM. Why? Because only if you hold the bond until maturity, ये cash flows आप realize करोगे, and only if you hold these cash flows until maturity, you would have realized a return called YTM.
IRR का assumption होता है that all the intermediate cash flows will be reinvested at IRR itself. Similarly, your bond का YTM का भी यही assumption रहेगा that if all the coupons have been reinvested at YTM itself, then the realized return as on maturity, as at maturity will be YTM. Yield to maturity, maturity तक hold करोगे, then what is going to be your yield? अगर यही bond को बीच में अगर आप sell कर देते हो, you will not be realizing your YTM because यहाँ पर bond को sell करोगे तो market price पे sell करना होगा and the bond का market price might be anything, so you don't know about that, right? So YTM is yield to maturity. If you hold the bond until maturity, the rate that you will be gaining is known as YTM, yield to maturity. Now what is BEY? Generally what happens is हम लोग का जो IRR निकलेगा, generally the bonds are going to be on a semi-annual pay basis, क्योंकि normally bond semi-annual basis पर coupon pay करता है. तो 40-40-40 if you have an 8% coupon rate, 40-40 करके payment हो रहा है. तो 40-40 का जो payment हो रहा है, semi-annual basis पे जो payment हो रहा है, ये जो IRR पर आप निकालोगे ना, ये जो R back calculate करके 1 + R square cube for a 10-year bond, it will go to the part 20 तक last में. So ये जो R निकालोगे आप, that is a rate which you are getting on a 6-month basis. That rate, that return is going to be for a 6-month period, which the R that you will calculate, क्योंकि 6 months पे cash flow है. वो जो R निकलेगा आपका into 2 करना पड़ेगा आपको. That R that you will calculate over here. That R that you will calculate over here, उसको into 2 करना पड़ेगा. ये R अगर आप financial calculator use करते हो तो I/Y is what you will calculate over here on the financial calculator. Normal calculator में आपको internal rate of return interpolation करना पड़ेगा if you don't have the financial calculator to be used. जैसे भी वो जो R निकलेगा उसको into 2 करोगे तो ये जो rate होगा ना, that will be expressed in the form of X% per annum compounded semi-annually. X% per annum compounded semi-annually फॉर्म में, बिकॉज आपने रेट 6 मंथ का इफेक्टिव रेट निकाला है, उसको डबल किया है, सो योर रेट टर्न्स आउट टू बी X% per annum compounded semi-annually फॉर्मेट में. व्हेन यू एक्सप्रेस अ रिटर्न इन दिस फॉर्मेट, इट इज नोन एज बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, बिकॉज नॉर्मली बॉन्ड सेमी-एनुअल बेसिस पे कूपन देता है. दैट इज व्हाई व्हेन यू एक्सप्रेस द इंटरेस्ट रेट, व्हेन यू एक्सप्रेस द रेट दैट यू हैव कैलकुलेटेड इन दिस फॉर्मेट, इट इज नोन एज बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड. सो दैट स्टैंड्स फॉर योर BEY. उसके बाद में सो यहां पर व्हेन यू आर कंपेयरिंग द मार्केट प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर कैश फ्लोज एंड यू आर बैक कैलकुलेटिंग द रेट, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. यहां पर आप रेट निकाल रहे हो कि व्हाट इज द इंप्लाइड रेट, अगर ये बॉन्ड खरीदते तो मेरे को क्या रिटर्न मिलेगा, दैट इज दैट पार्ट विच यू आर कैलकुलेटिंग ओवर हियर. बट व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि बॉन्ड का रियलिटी में वैल्यू क्या होना चाहिए. I want to find out what should be the price of the bond. मार्केट प्राइस तो ये है, लेकिन ये प्राइस अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, करेक्टली वैल्यूड है. मेरे हिसाब से, मेरे प्राइसिंग के हिसाब से बॉन्ड का प्राइस क्या होना चाहिए, what should be the price of the bond. So there you are looking at calculation of the intrinsic value. इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आपको वही फ्यूचर का कूपन प्लस फेस वैल्यू, द लास्ट वन, यू विल हैव टू डिस्काउंट दीज कैश फ्लोज ओवर हियर एंड कैलकुलेट द आंसर. मार्केट में अगर बाकी बैंक्स या बाकी जगह से बाकी कंपनीज व्हाटएवर सिमिलर सिक्योरिटीज, सिमिलर रिस्क, सिमिलर मैच्योरिटी का सिक्योरिटीज, इफ दे आर गिविंग यू 8.5 या 8.25% रिटर्न, देन डोंट यू थिंक आपको इस बॉन्ड के कैश फ्लोज को भी 8.25% से डिस्काउंट करना चाहिए. सो व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू, यू विल बी डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग अ डिस्काउंट रेट or an interest rate. colloquially बोलते, but generally we don't use these terms. We have to discount it with the prevailing YTM of similar securities. कि similar maturity and similar riskiness वाले securities जो हैं, उनका market में YTM क्या चल रहा है, तो उसको market rate भी बोल सकते हो in a way, discount rate because you are discounting the cash flows using that rate, or it will be based on the interest rate that is prevailing in the market. Interest rate is a very very broad, बहुत ही general type का term हो गया, but now when you are getting financially educated, you guys need to have a very very good understanding of the different kinds of rate. So interest rate is a very general term to use. You cannot specifically say कि interest rate मतलब क्या, 6 month का rate, 1 year का rate, 2 year का rate, fixed income का rate, what kind of rate. So market rate is whatever is the rate that is prevailing in the market. क्योंकि नॉर्मली अगर मार्केट में सिक्योरिटीज 8.25% रिटर्न दे रहा है एंड दिस बॉन्ड इज गोइंग टू पे यू ओनली 8% का कैश फ्लो, पीपल विल नॉट लाइक द बॉन्ड, पीपल विल सेल द बॉन्ड एंड बॉन्ड का प्राइस गिरेगा. बॉन्ड का प्राइस तब तक गिरेगा जब तक ये जो प्राइस होगा बॉन्ड का, दैट इज नॉट इक्वल टू द कैश फ्लोज व्हेन यू डिस्काउंटेड एट 8.25% रिटर्न. बिकॉज मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा जब मेरे इन्वेस्टमेंट पे मेरे को इफेक्टिवली 8.25% रिटर्न मिलेगा. अगर मैं 1000 देता हूं एंड 80 मिल रहा है, देन योर IRR इज इक्वल टू 8%. व्हेन योर bond is trading at par, that is when your cash flows are coupon rate and market rate same होता है, तब bond par पे trade करता है. तो अगर market rate 8.25% है तो मैं 1000 नहीं दूंगा, 1000 से कम दूंगा, ताकि वो कमती अमाउंट पे भी अगर आप मेरे को 80 दोगे तो effectively the return should be 8.25%. So when you discount the future cash flows at the market rate,
what you get is the intrinsic value of the bond कि bond का प्राइस क्या होना चाहिए, bond का प्राइस क्या है मार्केट में, that is market price. When you equate it with the future cash flows, you get the IRR or the implied rate or the YTM, you know, the way you state it as. Now अगर मार्केट का रेट ज्यादा हो रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कमती आएगा, मार्केट का रेट ज्यादा, बॉन्ड दे रहा है कमती, मार्केट का रेट इज मोर, सपोज मार्केट का रेट इज मोर देन द YTM ऑफ द बॉन्ड, मार्केट रेट इज मोर, बॉन्ड दे रहा है कमती, दिस इज द रेट दैट द बॉन्ड इज गिविंग एंड दिस इज द रेट दैट आई वांट. अगर वांट वाला रेट ज्यादा, द बॉन्ड इज बेकार, आई शुड सेल, इट इज ओवर वैल्यूड एंड ऑब्वियस सा बात है हायर रेट पे डिस्काउंट करोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू कम आएगा, आपके हिसाब से होना चाहिए प्राइस कम, है ज्यादा. एंड इफ द मार्केट रेट इज गोइंग टू बी लोअर, चाहिए कमती, दे रहा है ज्यादा, बॉन्ड इज गुड, यू शुड बाय अंडर वैल्यूड. एंड कमती रेट से वही कैश फ्लोज को डिस्काउंट करोगे, द इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी हायर देन द मार्केट प्राइस, होना चाहिए ज्यादा, है कमती, देयरफॉर वी शुड परचेज. So that is what we are looking at over here. So when you are looking at the discount rate, interest rate or market rate, this is the kind of understanding you need to have. Now what do you understand by the spot rate and the forward rate wala part? Now when you're looking at these kind of cash flows, IRR is very specific to the magnitude and timing. मतलब say for example अगर मेरा cash flows 100, 100, 300 है और अगर दूसरा set of cash flow 300, 100, 100 है, दोनों का IRR अलग आएगा. So basically 300 को आगे पीछे करोगे, टाइमिंग बदल दोगे दो कैश फ्लो का, योर IRR चेंजेस. सेकेंड, अगर मेरा एक कैश फ्लो है 100, 100, 300, दूसरा कैश फ्लो है 100, 100, 100, 300, एक एक्स्ट्रा 100 कर दोगे, IRR अगेन चेंज होगा. सो वेदर यू चेंज द मैग्नीट्यूड और यू चेंज द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो, योर वैल्यूएशन चेंज, योर IRR चेंजेस. इसका मतलब अगर मेरे को बॉन्ड का वैल्यू निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मार्केट रेट, सपोज आई वांट टू वैल्यू अ 8% 5-year बॉन्ड, आई विल हैव टू फाइंड आउट कि मार्केट में 8% 5 ईयर बाकी बॉन्ड्स के एवरेज YTM क्या है. अगर मार्केट रेट चाहिए कि ये वाला बॉन्ड को वैल्यू करना है, तो अगर ये 8% 5 ईयर बॉन्ड, आई हैव टू फाइंड आउट द YTM ऑफ सिमिलर 8% 5 ईयर बॉन्ड्स, टेक द एवरेज, आई माइट अज्यूम कि वो मार्केट रेट होगा, वो जो एवरेज रेट होगा. तो मतलब हर एक बॉन्ड के लिए उसका कूपन, उसका मैच्योरिटी के हिसाब से रेट चाहिए. सो द वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज फॉर एवरी बॉन्ड यू नीड एग्जैक्टली दैट मैच्योरिटी एंड दैट कूपन का डिस्काउंट रेट, मार्केट रेट, बिकॉज IRR इज चेंजिंग ना, अलग अलग मैच्योरिटीज एंड अलग अलग कैश फ्लोज के लिए योर IRR चेंजेस. सो यू कैन नॉट जस्ट रैंडमली टेक अप एनी बॉन्ड का YTM एंड वैल्यू एनी बॉन्ड. अगर बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है तो एग्जैक्टली उसके जैसा बॉन्ड एंड सेम क्रेडिट रिस्कीनेस, ऑफ कोर्स मोर द रिस्क मोर द डिस्काउंटिंग रेट, तो वो बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो उसको सॉल्व करने का वन मेथड वाज योर स्पॉट रेट. सो देयर इज अनदर वे दैट यू कैन डू इज स्पॉट रेट. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू आर गोइंग टू अ बैंक, 5 ईयर का FD कराओ, 10 ईयर का FD कराओ, 12 ईयर का FD कराओ, ऑल दी FD रेट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट. एवरी सिंगल FD रेट इज डिफरेंट. इनफैक्ट हायर द मैच्योरिटी, मोर शुड बी द डिस्काउंट रेट, बिकॉज वहां मैच्योरिटी रिस्क आ जाता है. आप लंबे टाइम के लिए पैसे ब्लॉक कर रहे हो. मैथमेटिकली अगर आपको समझना है तो जो लास्ट वाला कैश फ्लो होता है, व्हेन यू आर डिस्काउंटिंग द लास्ट कैश फ्लो, 5 ईयर कैश फ्लो होगा तो लास्ट कैश फ्लो टू द पावर 5 करके डिस्काउंट करोगे. 10 ईयर कैश फ्लो होगा तो टू द पावर 10 करके डिस्काउंट करोगे. सो मोर द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर डिस्काउंटिंग द सेम 1% का चेंज. अगर मैं 1 प्लस आर को 1% ऊपर नीचे करता हूं, आर को 7% की जगह 8 कर देता हूं, 5 ईयर कैश फ्लो विल बी डिस्काउंटेड 1% एक्स्ट्रा 5 टाइम्स, बट अ 10 ईयर कैश फ्लो विल बी डिस्काउंटेड 10 टाइम्स. सो जितना मैच्योरिटी ज्यादा होता है उतना रिस्कीनेस ज्यादा होता है. What we do is we find out different discount rates. कि अगर आज 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किए तो रेट कितना, आज डायरेक्टली 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किए तो रेट कितना, 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किए तो रेट कितना. सो वो जो रेट्स होता है उसको स्पॉट रेट बोलते हैं, बिकॉज यू इन्वेस्टिंग ऑन द स्पॉट कि राइट नाउ आई एम इन्वेस्टिंग, बीच में कोई कैश फ्लो नहीं है. इस बॉन्ड को आई कैन ट्रीट इट लाइक 20 डिफरेंट जीरो कूपन बॉन्ड्स. एक हाफ ईयर मैच्योरिटी का ZCB, एक 1 ईयर मैच्योरिटी का ZCB, एक 1.5 ईयर मैच्योरिटी का ZCB, एक 2 ईयर का मैच्योरिटी का ZCB, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड देयर फेस वैल्यूज विल बी इन द रेशियो कूपन इज टू कूपन डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कूपन प्लस फेस वैल्यू. तो उस हिसाब से आई कैन ट्रीट इट लाइक अ सीरीज ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स. तो आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो एवरी कैश फ्लो इज सेपरेटली वैल्यूड. उसको बाकी कैश फ्लो किस रेट से डिस्काउंट हो रहा है उससे मतलब नहीं है. फायदा क्या हुआ, 5 ईयर बॉन्ड का फर्स्ट से लेकर 5th कैश फ्लो सेम स्पॉट रेट से डिस्काउंट होगा. सेम मतलब 1 ईयर वाला कैश फ्लो 1 ईयर से डिस्काउंट होगा, 2 ईयर वाला 2 ईयर से डिस्काउंट होगा. मतलब आप 5 ईयर बॉन्ड लीजिए, 10 ईयर बॉन्ड लीजिए, 12 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, 18 ईयर, whatever, all the first cash flows will be discounted with the same first spot rate. All the second year cash flow, मतलब कोई भी बॉन्ड, आप 10 साल का बॉन्ड का सेकंड कैश फ्लो को डिस्काउंट करो, 15 ईयर बॉन्ड का सेकंड कैश फ्लो को डिस्काउंट करो, 20 ईयर बॉन्ड का सेकंड कैश फ्लो को डिस्काउंट करो, एवरी सिंगल
बॉन्ड का सेकेंड कैश फ्लो विल बी डिस्काउंटेड एट द सेकेंड वाला स्पॉट रेट, थर्ड कैश फ्लो विल बी डिस्काउंटेड एट द थर्ड वाला स्पॉट रेट. So the valuation becomes easier and it becomes much more accurate and much better that way. So that is the utility of spot rate, that instead of using a YTM to discount the bond, I can also be using the individual spot rates to do the discounting वाला part. अब forward rate का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? Forward rate में what happens is you can predict कि ये वाला rate क्या होगा. You can predict कि ये वाला rate क्या होगा. You might be able to predict कि ये वाला rate क्या होगा. बेसिकली अगर मेरे को 1 ईयर का एंड 3 ईयर का रेट पता है तो मैं 1 और 3 के बीच का रेट निकाल सकता हूं. मेरे को 1 ईयर का एंड 2 ईयर का रेट पता है तो इसका इंप्लाइड ये वाला रेट निकाल सकता हूं. व्हेन आई वाज डूइंग द रेगुलर क्लासेस I had given the proof of this also. I had made you understand that part in detail. The idea was कि मैं यहाँ पे बोरो करके यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ. I will get some money here. I'll have to pay some money here. या फिर मैं यहाँ पे बोरो करके यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ तो you have locked in a PV and FV over here. वो पीवी और एफवी वो कैश फ्लोज दोनों को यूज करके यू कैन लॉक इन अ डिस्काउंट रेट ओवर हियर. सो आज बैठे बैठे एक वे पे बोरो करो, एक पे इन्वेस्ट करो, या एक पे बोरो करके इस पे इन्वेस्ट करो, यू कैन लॉक इन अ बोरोइंग और एन इन्वेस्टमेंट रेट ओवर हियर इम्प्लाइड बाय द कैश फ्लोज ओवर हियर. तो इस रेट को फॉरवर्ड रेट बोलते हैं कि आफ्टर 1 ईयर इफ आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर 1 ईयर व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट F1,1. आफ्टर 1 ईयर इफ आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर्स व्हाट इज द रेट F1,2. कहां से कितना साल के लिए? F1,2 इज यहां से यहां तक के लिए F1,2. And if you want to do F2,1 stands for 2 years के बाद 1 year का रेट. 1,2 is 1 year के बाद 2 years का रेट. तो कहां से and कितने साल का? That is how you code the forward rate. So that is a spot rate and forward rate for you. Now obviously the forward rates will depend on the spot rate, and I had given a very easy technique for you कि आप यहां से यहां जाओ, यहां से ऐसे यहां जाओ, या यहां से ऐसे यहां जाओ. Whatever path you follow from one point to the other, the answer has to be the same in all alternatives because otherwise there is an arbitrage का scope. And उसको लेकर के जो भी एक रेट अननोन होगा you will be able to easily back calculate. Irrespective कि कौन सा रेट कंटिन्यूअस है, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है, मंथली है, doesn't matter. ये वाला लॉजिक अगर याद रखेंगे you will be able to calculate every single forward rate for yourself. Is that fine? Next one is your current yield. Current yield is very simple. Current yield is a very normal term. करंट ईयर में, करंट पोर्शन में कितना यील्ड जनरेट कर रहे हो, राइट? सो व्हेन आई विल डू इक्विटी के रेट्स यू विल अंडरस्टैंड बेटर, बट एनीवेज करंट यील्ड इज सिंपली योर एनुअल कूपन डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस. बेसिकली क्या बोल रहा है, अगर आपने सपोज 950 में आज बॉन्ड परचेज किया तो इसका कितना प्रपोर्शन, कितना परसेंटेज ऑफ व्हाट यू आर पेइंग टुडे, उसका कितना परसेंटेज आपको पर एनम बेसिस पर करंट ईयर में यील्ड मिल जा रहा है. 950 का 1000 बनेगा, वो 20 इयर्स बॉन्ड होल्ड करोगे तभी, अभी नहीं. डिस्काउंट पे बॉन्ड खरीद रहे हैं, मैच्योरिटी पे पार वैल्यू मिलेगा, वो बाद में देखा जाएगा. करंट ईयर में व्हाट इज द यील्ड दैट यू आर जनरेटिंग इज करंट यील्ड. वेदर योर बॉन्ड इज सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली कूपन, डजंट मैटर. पूरे साल का कूपन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस करोगे तो, क्योंकि जो भी यील्ड निकालते हो वो परसेंटेज एनुअल होता है ना, पर एनम होता है ना, तो यहां पर एनुअल कूपन व्हाट आर यू रिसीविंग एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द मार्केट प्राइस विल टेल यू व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर करंट पोर्शन का यील्ड. करंट टर्म्स में आपको कितना यील्ड मिल रहा है, दैट इज व्हाट द करंट यील्ड इज गोइंग टू टेल यू. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रेट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर नेम्स. Always try to associate with that. Par rate is the last one. It is possible that CFI and SFM students might not need it, the others might need it. But anyways, it's a good idea to know. It's a good idea to know क्योंकि कहीं ना कहीं लग जाता है. Par rate में basically what happens is, par rate is कि अगर बॉन्ड पार पे ट्रेड कर रहा है तो उसका YTM क्या होगा ये बताओ. दैट इज पार रेट. नाउ से फॉर एग्जांपल इफ आई नीड अ 2 ईयर पार रेट, 3 ईयर पार रेट, 4 ईयर पार रेट, 5 ईयर पार रेट, कोई भी 5 ईयर पार रेट मतलब a 5 year bond is trading at par. Now tell me what is the rate of the bond. अब अगर बॉन्ड पार पे ट्रेड करेगा तो कूपन एंड YTM इज इक्वल. ऑब्वियसली बॉन्ड ट्रेड्स एट अ पार व्हेन कूपन रेट एंड पार रेट इज इक्वल. पार रेट कैसे निकलता है? सपोज 5 ईयर का पार यील्ड निकालना मेरे को. सो नाउ द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, वी ऑलरेडी नो दैट. लेट्स से 1000 या फिर 100 ले लो, इजी रहेगा. या इवन इफ यू वांट यू कैन टेक 1. इट डिपेंड्स कैसे लेना है. 100 ले लेते सपोज, एंड लेट्स अज्यूम द कूपन इज X. सो X का PV प्लस X का PV, X प्लस 100 का PV, दैट शुड बी इक्वल टू 100 ओवर हियर. अ पार रेट बॉन्ड विल बी ट्रेडिंग एट पार. और इसके पार रेट्स को निकालने के लिए यू कैन डिस्काउंट इट यूजिंग स्पॉट रेट्स. सो बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे होता है? जितना भी फ्यूचर कैश फ्लोज होता है स्पॉट रेट से डिस्काउंट कर लो, बॉन्ड का वैल्यू आ जाएगा. आई एम टेलिंग यू इट इज द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार. तो बॉन्ड अगर पार पे ट्रेड कर रहा है तो पार द बॉन्ड का प्राइस टुडे इज 100,
कूपन्स को x पकड़ लो तो कूपन x तो कांस्टेंट रहेगा, लास्ट में 100 फेस वैल्यू मिलेगा। इसका डिस्काउंटिंग रेट, हम अज्यूमिंग कि स्पॉट रेट पता है आपको, x बैक कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, x आराम से बैक कैलकुलेट होगा, राइट। सो बैक कैलकुलेटिंग दी x बिकम्स द पार रेट ऑफ अ 5 ईयर बॉन्ड। 3 ईयर के लिए करना है तो 3 ईयर का बॉन्ड का भी पार रेट निकल जाएगा। हाइपोथेटिकल है, जरूरी नहीं है कि पार पे, ऐसा हो सकता है ना, कोई भी बॉन्ड मार्केट में ऐसा है ही नहीं जो 100 पे ट्रेड कर रहा है, कोई 98 पे, कोई 99 पे, कोई 105 पे। यू कैन नॉट हैव एन एग्जैक्ट बॉन्ड, राइट। मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट 7.63% है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 7.63% कूपन का कोई भी बॉन्ड नहीं होगा मार्केट में। अगर बॉन्ड पार पे ट्रेड करेगा तो व्हाट वुड बी द रेट, दैट इज अ पार रेट, कि अगर बॉन्ड पार पे ट्रेड कर रहा है तो उसका क्या रेट होना चाहिए। Hypothetically, if the bond is trading at par, what would be the rate at which you would have to issue the bond? And the YTM will be equal to coupon. मैंने spot rates use किए यहाँ पे, because YTM को use करोगे तो equation solve नहीं होगा, but spot rates पे you can discount this, and this is very easy. In fact, जब derivatives में आप swap का rate निकालते हो तो वो भी इसी process से निकलता है, right? It's very easy. X common ले लेते, बहुत easily हो जाता है. If you want, if for those who've done it, 100 is equal to या 1 is equal to ले लेते अपने, we will assume 1 का face value and x is going to be in decimal, so x को into sigma d बोल देते हैं कि सारे discounting factors का summation, x into PV factor, so वो सारा summation of PV factors हो गया, and अलग से 1 into last वाला discounting factor, you can also say it that way. बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू, बॉन्ड का फेस वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस इज 1, फेस वैल्यू 1 पकड़ो, तो जो आंसर x आएगा ना वो 0.06 मतलब 6% कूपन। सो लेट्स टेक इट दैट वे। सो 1 इज द फेस वैल्यू, 1 इज द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कूपन का पीवी, समेशन ऑफ ऑल द डिस्काउंट रेट्स, डिस्काउंट फैक्टर्स, एंड जो 1 का फेस वैल्यू होगा वो लास्ट वाला डिस्काउंट फैक्टर होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 1 माइनस DL डिवाइडेड बाई सिग्मा D आएगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला वी यूज इन स्वैप रेट। For those who are not getting this part, they might not have done par rate, it's okay, it's fine. Otherwise regular classes में थोड़ा time लगता है, but this is par rate. So I just wanted to clarify the differences between every single rate that you have over here. I hope this helps everyone. This is okay? Alright.